हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह JRS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और ये फिजिक्स NCERT बेस्ड जितने भी हिंदी माध्यम बोर्ड है सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगा। तो जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब बोर्ड हैं, इनके लिए क्लास 12th का फिजिक्स बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो फिजिक्स है कक्षा 12 का जो फिजिक्स होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक फर्स्ट फिजिक्स होता है और एक सेकंड फिजिक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का पहला यूनिट है इस चैप्टर क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स में जो सबसे पहला यूनिट है वो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बच्चों इसे हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत की। ये पहला यूनिट है और इसी यूनिट के अंतर्गत बच्चों हम लोग 4 चैप्टर टोटल देखेंगे। और यहाँ से बच्चों आपके एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है स्थिर विद्युत की यूनिट से। पहला जो हम लोग का चैप्टर है वो है बच्चों वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा जो हम लोग का बच्चों चैप्टर है वो है गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। तीसरा जो हम लोग का चैप्टर है वो है बच्चों वैद्युत विभव। और जो चौथा चैप्टर है वो है बच्चों वैद्युत धारिता। तो बच्चों अगर हम बात करें स्थिर विद्युत की, यहाँ से बच्चों कुल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और बात 8 नंबर की नहीं है, फर्स्ट फिजिक्स का जो फर्स्ट फिजिक्स है, फर्स्ट वाला फिजिक्स, इसका बच्चों ये पूरा का पूरा बेस है। अगर ये आपके कमांड में ये 4 चैप्टर आ गया, आपके हाथ में ये 4 चैप्टर आ गए, तो बाकी किसी चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है स्थिर विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों को बच्चों कहते हैं रेस्ट चार्ज। जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभव के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत की कहलाता है। स्थिर विद्युत की कहलाता है। तो बच्चों यहां पर इस परिभाषा से ही आपको पता चल रहा होगा स्थिर आवेशों मतलब ये ऐसा यूनिट है जहां पर हम रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। और रेस्ट चार्ज बच्चों अगर हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, विराम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं,
मतलब आवेश अगर रुका हुआ है तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उससे उत्पन्न होने वाले जो इफेक्ट हैं, इफेक्ट्स हैं बच्चों, इफेक्ट मतलब प्रभाव, प्रभावों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और उससे उत्पन्न होने वाली जो बच्चों प्रभाव हैं, क्या क्या इफेक्ट हैं, वो बच्चों है इन आवेशों की वजह से बच्चों बल लगता है, इन आवेशों की वजह से बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इन आवेशों की वजह से बच्चों विभव उत्पन्न होता है। इन सब घटनाओं का अगर बच्चों हम लोग अध्ययन करते हैं तो वह जो ब्रांच है फिजिक्स की, वह जो शाखा है फिजिक्स की, वो बच्चों कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बच्चों, स्थिर विद्युत की। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपी बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आता है तो आपका कभी कभी 1 नंबर में आता है, कभी कभी 2 नंबर में। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को रेस्ट चार्ज के बारे में सबसे पहले स्टडी करना है। अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज, हम लोग बात कर लिए, यहाँ पर बात आ गई चार्ज, रेस्ट चार्ज। तो बच्चों होता क्या है रेस्ट चार्ज, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज क्या होता है, क्या होता है चार्ज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों चार्ज, चार्ज को बच्चों हिंदी में कहते हैं आवेश। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। चार्ज को हम लोग बच्चों कहते हैं आवेश, हिंदी में कहते हैं आवेश। इसकी कहानी बच्चों बहुत लंबी है। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व ग्रीक में एक साइंटिस्ट बच्चों रहते थे, थेल्स। थेल्स उन्होंने बच्चों क्या किया कि उन्होंने कुछ वस्तुएं ली, जैसे ऊन लिया, रेशम का कपड़ा लिया, और भी चीज़ें ली, एम्बर लिया। उन्होंने एम्बर लिया, एम्बर, ऊन, रेशम का कपड़ा इन्होंने लिया बच्चों, और उसे क्या किया, उस एम्बर को रगड़ा। मान लो ये एम्बर है और आपने क्या किया, एक रेशम का कपड़ा ले लिया या ऊन ले लिया और उन्होंने उसको खूब ऐसे रब किया, खूब रगड़ा। और रगड़ने के बाद बच्चों देखा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, धूल कण है, कागज़ का टुकड़ा गिरा दो, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसमें आ गया। मतलब वो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल थे वो उसको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था, अपनी ओर खींच लेता था। ठीक है बच्चों, फिर उसी पे ये चीज़ का बच्चों क्या हो गया, विराम लग गया। और फिर इस एक्सपेरिमेंट पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। लगभग 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में जब इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो उन्हीं के फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट गिलबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, आवेश वाला। और उन्होंने और कई ऐसे वस्तुएं लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने बताया कि जैसे कुछ पदार्थ, शीशा, शीशा, चमड़ा, गंधक, एबोनाइट, इन सबको बच्चों लिया। तो उन्होंने बताया, यही चीज़ बताया कि अगर इन सब को किसी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो इनमें एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, इन्होंने बताया। और वो प्रॉपर्टी की वजह से वो वस्तु वो क्या करता था, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने ओर खींच लेता था, आकर्षित कर लेता था। ये गिलबर्ट ने बताया। और बात आई बच्चों एम्बर की, ध्यान दीजिएगा, एम्बर की बात आई बच्चों, एम्बर। और इसी एम्बर को अगर बच्चों देखा जाए ग्रीक में, ग्रीक भाषा में इसी एम्बर को बच्चों नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों जो आप लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो उसमें सी होता है, लेकिन इसमें के, इलेक्ट्रॉन।
और इसी जो इलेक्ट्रॉन है इसी का बच्चों जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग बच्चों खूब कहते हो, क्या कहते हो, यही कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। ठीक है, तो एम्बर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ये इसकी हिस्ट्री थी, इतिहास था। तो अगर अब बात आ गई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसकी परिभाषा की बात कर ले, क्योंकि कई बार ये भी पूछा गया है इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, इसको बच्चों वैद्युतिकी कहते हैं, हिंदी में अगर कहें तो इसे बच्चों वैद्युतिकी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों क्या है, परिभाषा है। ठीक है, तो समझ में आ गया आवेश के बारे में क्या कहानी थी, और आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ हर बार बात आती है कि आवेश, चार्ज। तो देखते हैं बच्चों चार्ज क्या होता है। तो बच्चों अगर हम चार्ज की बात करें तो हमने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उन पर एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। वही जो बच्चों गुण आता है वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आवेश। कई बार ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है 1 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहली जो बच्चों हेडिंग है आवेश। वैद्युत आवेश, आप इसे चाहे बच्चों विद्युत कहिए चाहे वैद्युत कहिए, बात एक ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बच्चों वैद्युत आवेश क्या होता है, बच्चों वैद्युत आवेश क्या होता है, हम लिखेंगे आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आवेश जो होता है ये क्या करता है, जो चार्ज है बच्चों, ये चार्ज क्या करता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रिक और बच्चों मैग्नेटिक, थोड़ा तो आपने पढ़ा ही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या होता है, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी बच्चों परिभाषा हो गई। अब बच्चों बात आई आवेश को किससे हम डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं।
बच्चों नोट्स बनाते चलो, पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा न्यूमेरिकल के साथ, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों अगर क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो यहां देखते हैं आवेश बराबर क्या होगा, तो क्यू बराबर बच्चों होता है एन इंटू क्या होगा, ई होगा। क्यू बराबर एन इंटू ई। बच्चों क्यू क्या है, वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन या बच्चों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, आगे चल के मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, संख्या। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब बच्चों आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, 19 कूलाम। और बच्चों जो कूलाम होता है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है, आप जान लीजिए। आगे चल के मैं इसके बारे में, आवेश के बारे में एक टॉपिक पे ही बात करूंगा। आवेश का एसआई जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और कूलाम को हमेशा बच्चों सी से लिखते हैं। ठीक है, तो Q बराबर N इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों एक बात और करते हैं, जो आवेश होता है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। बच्चों अदिश राशि का मतलब क्या है, आप जानते हो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशियां होती है और एक अदिश राशियां। सदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए परिमाण, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन अदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिन्हें बताने के लिए किसी हम डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड से ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आवेश के बारे में था। खैर इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है उसका नाम ही है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश को इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक कंप्लीट आवेश के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक कंप्लीट वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, आपका बेस है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका समझो आधा दुख कट गया फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे। अब बच्चों इतना आवेश की बात हो गई, अब आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्यू से। क्यू क्या है, वैद्युत आवेश। एन बच्चों क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। और स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है बच्चों, और कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं। अब बच्चों जैसे हमारे पास, हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि रेशम के कपड़े से एक एम्बर को हमने रगड़ा, प्लास्टिक को रगड़ा, ग्लास को रगड़ा, बात कर रहे थे। तो अगर जैसे बच्चों हम लोगों ने क्या किया, एक हमने रेशम का कपड़ा लिया, रेशम का कपड़ा लिया, और बच्चों हम लोगों ने एक कांच का रॉड लिया, ग्लास लिया। ठीक है बच्चों, और हमने ग्लास को लिया, रेशम के कपड़े से हमने रगड़ा बच्चों, और रगड़ के बच्चों ऐसे टांग दिया, ऐसे बच्चों हम लोगों ने लटका दिया। अब बच्चों जब हमने इसको रब किया तो उस पर तो कुछ न कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हुआ होगा, आवेश तो आया होगा, क्योंकि यही सब वैज्ञानिकों ने कहा है। ठीक है बच्चों, फिर एक और ग्लास लिया, ग्लास का रॉड, और उसको भी रेशम के कपड़े से क्या किया गया, रगड़ा गया। रगड़ने के बाद फिर बच्चों क्या किया गया, उसको उसे भी लटका दिया, ऐसे बच्चों लटका दिया। फिर देखा गया कि ये भी ग्लास बच्चों, ये भी बच्चों ग्लास, दो के दोनों क्या है, ग्लास है, ग्लास का रॉड है, ग्लास रॉड, और ये भी ग्लास रॉड। ठीक है, ये देखा गया कि ये एक दूसरे को अपने से दूर भेज रहे हैं। मतलब बच्चों कि अगर हम यहाँ पर एक, हमारे पास एक ये
ये नीला, एक ये कांच का रॉड है और एक ये है। हमने कपड़े से रगड़ के इसको स्वतंत्रतापूर्वक ऐसे लटका दिया बच्चों, तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाते हैं। तो ये बच्चों एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाते हैं। इसका मतलब एक दूसरे को बच्चों क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों आगे क्या किया गया? बिल्ली का खाल लिया गया। ठीक है, बिल्ली का खाल लिया गया और एक बच्चों क्या किया गया? प्लास्टिक लिया गया। प्लास्टिक, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल और बच्चों फिर क्या किया गया? एक प्लास्टिक का रॉड लिया गया। प्लास्टिक का रॉड लिया गया और उसको बच्चों क्या कर दिया गया? लटका दिया गया। रगड़ के प्लास्टिक के रॉड को लटका दिया और एक बच्चों और रॉड लिया, उसे भी क्या किया गया? ऐसे पकड़ के लटका दिया गया। ठीक है बच्चों। फिर ये बच्चों देखा गया कि ये भी एक दूसरे को दूर भेजता है। मतलब ये भी एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। दूर भेजना, जब कोई भी चीज़ एक दूसरे से दूर जाती है तो वो बच्चों उसे कहलाता है रिपल्सन कहलाता है, प्रतिकर्षण कहलाता है। तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करता है। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अब आगे बच्चों देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इतना तो हो गया। इससे एक चीज़ समझ में आया कि अगर ये एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, अगर ये एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं तो क्या होता है? अगर ये एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं तो अब यही देखा गया कि जो ये ग्लास और ये प्लास्टिक अलग अलग लटका था, अब इन दोनों को साथ लटका दिया गया। साथ लटकाने का बच्चों मतलब क्या है कि ये प्लास्टिक रॉड है, ये बच्चों नीला वाला प्लास्टिक का और ये बच्चों क्या? ग्लास का। ये बच्चों क्या? ग्लास का। ठीक है, और ये ग्लास का, कांच का। ठीक है, इन दोनों लटका दिया गया तो देखा गया कि ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बच्चों अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ये बच्चों आकर्षित करने लगे, आकर्षित करने लगे। समझ गए बच्चों? तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ तो पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को जब दूर भेज रहे थे तो इसका मतलब कि इन दोनों में कैसा आवेश था? समान आवेश था। कैसा आवेश था बच्चों? समान आवेश था। और ये दोनों जब एक दूसरे को भेज रहे थे, ये भी, इस पर भी क्या था? एक समान आवेश था, समान आवेश था। ठीक है बच्चों, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे को भेज रहे हैं, मतलब इस पर एक अलग प्रकार का चार्ज रहा होगा, इस पर भी एक अलग प्रकार का चार्ज रहा होगा। लेकिन अब जब दोनों एक दूसरे के पास आए तो इसका मतलब इन पर कैसा चार्ज रहा होगा बच्चों? विपरीत आवेश रहा होगा। समझ पाए हो कि नहीं आप लोग? बताओ बच्चों, इस पर कैसा आवेश रहा होगा? विपरीत आवेश। ठीक है, तो एक चीज यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विपरीत आवेश होते हैं वो बच्चों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर देखा जाए, अगर बच्चों बात करें, जो समान आवेश होता है, समान आवेश, ये बच्चों एक दूसरे क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने का बच्चों मतलब क्या है? एक दूसरे को रिपल करेगा। और एक क्या होगा बच्चों? विपरीत आवेश। विपरीत आवेश एक दूसरे को बच्चों क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा बच्चों? आकर्षित करेगा। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इतने ही बारे में जानकारी थी। ठीक है बच्चों, फिर ये देखा गया कि अगर ये दोनों आवेश अलग अलग हैं, अगर ये दोनों आवेश अलग अलग हैं तो ये न्यूट्रल भी, अगर ये दोनों आवेश अलग अलग हैं तो फिर ये न्यूट्रल भी हो जाते हैं। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई आवेश ना हो, उदासीन ना हो। तो इन दोनों के आधार पर एक चीज़ का अनुमान लगाया गया कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक सजातीय आवेश जिसे हम लोग सिमिलर आवेश कहते हैं, और एक विजातीय आवेश जिसे अनलाइक चार्ज कहते हैं। ठीक है बच्चों,
समान आवेश विपरीत आवेश। लेकिन फिर आगे चल के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने आवेश को कैटेगराइज किया और बताया आवेश कितने प्रकार का होता है, इन्होंने नामकरण किया। तो बच्चों यहाँ से बात आई बच्चों टाइप्स ऑफ चार्ज की बात। किसकी बात आई बच्चों? टाइप्स ऑफ चार्ज की बात, आवेश के प्रकार। तो बच्चों आवेश को कैटेगराइज किसने किया? याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किन्होंने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है, नामकरण इन्होंने 2 भागों में बांटा था। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है, ठीक है बच्चों। तो आवेश, तो टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, ठीक है बच्चों, आवेश के प्रकार। तो बच्चों जो आवेश होता है इन्होंने बताया 2 प्रकार का होता है। एक बच्चों इन्होंने बताया धनात्मक आवेश, और एक इन्होंने बच्चों बताया ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ठीक है बच्चों। एक इन्होंने बताया धनात्मक आवेश और एक इन्होंने बताया ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश को बच्चों निगेटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे? निगेटिव चार्ज। और जो धनात्मक आवेश होता है बच्चों उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने आवेश को 2 भाग में बांट दिया, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो अब फिर वही बात आ गई, जब इन्होंने वो कर दिया गया तो ये पता चला कि हमने गिलास को रगड़ा, हमने क्या कहते हैं प्लास्टिक को रगड़ा, तो किस पर कौन सा आवेश आया? हम तो एक चीज़ तो जान गए कि समान आवेश आया है, उस पर विपरीत आवेश होता है। तो किस पर धनात्मक आया, किस पर ऋणात्मक आएगा, ये नहीं पता था। तो फिर एक बच्चों टेबल बनाया गया, जितने ऐसी वस्तुएं थी एक लिस्ट बनाया गया और उस लिस्ट में बताया गया, देखते हैं पहले लिस्ट देख लेते हैं। और उस लिस्ट में बच्चों शामिल किया गया किसको? ग्लास को। ग्लास जिसे बच्चों कहते हैं कांच, कॉटन जिसे बच्चों हम लोग कपास कहते हैं, पेपर कागज बच्चों, सिल्क जिसे बच्चों रेशम कहते हैं, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर बच्चों, मानव शरीर। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में खूब एक काम किया होगा, आप लोग पेन लेते थे, उसे रगड़ के फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े, बस वही वाला एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बचपन में आप कर दियो आज उसके बारे में जान रहे हो, पहले एक्सपेरिमेंट करके तब थ्योरी पढ़ते हो। हाँ, आओ बच्चों आगे देखते हैं। वुड लकड़ी बच्चों, रबर मेटल जिसे बच्चों धातु कहते हैं। फिर बच्चों आया रबर, रबर को तो रबर ही कहते हैं, कुछ और कहते हैं, ठीक है। एम्बर आया जिसे हम लोग अंबर बोलते हैं, ठीक है। एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट आया बच्चों। फिर बच्चों प्लास्टिक आया, ठीक है, प्लास्टिक। ये बच्चों इतने लिस्ट बनाए गए और उसमें ये कहा गया कि जो ऊपर सबसे होगा इस सीरीज में, जो ऊपर होगा इस सीरीज में, जो ऊपर होगा, अगर उससे नीचे वाले को हम अगर रगड़ेंगे तो बच्चों जो ऊपर होगा उस पर प्लस और जो नीचे होगा उस पर माइनस। जैसे आप इसमें से किसी भी 2 को उठा लो आप, तो बच्चों हमने क्या किया, रेशम को उठाया
और बच्चों प्लास्टिक को उठाया। समझिएगा, हमने किसको उठाया? रेशम को और प्लास्टिक। तो बच्चों रेशम, प्लास्टिक। अब बच्चों रेशम इस लिस्ट में कहाँ है? ऊपर है, तो रेशम पर धन आवेश। अब प्लास्टिक नीचे है तो इसलिए ऋण आवेश। तो आपने कहा सर जी ये बताइए कि हम अगर रबर और प्लास्टिक को रगड़े तब, तो ले लो बच्चा, रबर प्लास्टिक। तो रबर कहाँ पड़ रहा है सीरीज में? ऊपर, तो धन। प्लास्टिक कहाँ? नीचे है, ऋण। ठीक है बच्चों। ह्यूमन बॉडी ले लो आप, एबोनाइट ले लो। ह्यूमन बॉडी आपने लिया बच्चों, ह्यूमन बॉडी आपने लिया, मानव शरीर। और बच्चों आपने एबोनाइट ले लिया, एबोनाइट ले लिया। तो ह्यूमन बॉडी सीरीज में ऊपर है, एबोनाइट नीचे है, तो ये बच्चों आ गया। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे ही बात करते हैं। आपने ग्लास ले लिया बच्चों, आपने रेशम ले लिया। देख लो बच्चों, ग्लास आपने ले लिया, और बच्चों यहाँ पर आपने क्या ले लिया? रेशम, सिल्क ले लिया, सिल्क। तो ग्लास बच्चों ऊपर है तो प्लस आएगा, सिल्क नीचे है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये बच्चों क्या है? आवेश आने का तरीका है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आप अपने दोस्तों में, आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप अपने दोस्तों को बताएं। और भरोसा करिए आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स सीखोगे। अगर आपको फिजिक्स में डर लगता है कि फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत अच्छे से इजी बना दूंगा, आप बस लगे रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।